नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज के स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी ने तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था। तीसरे अध्याय में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी के द्वारा मध्यलोक और अधोलोक का वर्णन किया गया है। प्रारंभ के 6 सूत्रों में अधोलोक का वर्णन हम सभी ने पढ़ा था, जिसमें 7 भूमियां और 84 लाख नरकों का वर्णन किया गया था, जिसमें नारकी जीव कहाँ रहते हैं, किस प्रकार के दुखों का अनुभव करते हैं, इन सभी बातों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। फिर इसके बाद 7वें सूत्र से मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ किया, जिसमें उन्होंने बताया था कि मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं, जो दुगने दुगने विस्तार वाले होते हैं और एक दूसरे द्वीप और समुद्र को घेरे हुए होते हैं। इन सभी असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप के बिल्कुल केंद्र बिंदु पर एक पर्वत पाया जाता है, जिसको हम मेरू पर्वत या सुदर्शन मेरू कहते हैं। यह जो द्वीप है यह 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है, और इस 1 लाख योजन विस्तार वाले जम्बू द्वीप में जो अंतरंग संरचना होती है उसका जब अपन ने वर्णन करना प्रारंभ किया था, तब उसमें अपन ने समझा था कि इसमें 6 पर्वत होते हैं, हिम्मन, महाहिम्मन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। इन 6 पर्वतों के आने से इस द्वीप के 7 भाग हो जाते हैं, जिनको हम 7 क्षेत्र कहते हैं। भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। फिर इन पर्वतों की हमने विशेषताएं पिछली कक्षा में समझी थी कि ये पर्वत कैसे हैं, इनका रंग कैसा है, इनकी ऊंचाई लंबाई आदि कितनी है। तब अपन ने इसमें समझा था कि जो हिम्मन पर्वत है ये 100 योजन ऊंचा है, महाहिम्मन 200 योजन ऊंचा है और निषद पर्वत 400 योजन ऊंचा है। जितनी इन पर्वतों की ऊंचाई होती है उसका 1/4 भाग इनकी नींव होती है, अर्थात 100 योजन ऊंचा यदि हिम्मन पर्वत है तो उसकी गहराई या नींव 25 योजन होगी। ये जो पर्वत हैं ये क्रमशः हेम, अर्जुन, तपनीय, बैडूर्य, रजत और पुनः हेम इस प्रकार के वर्ण वाले होते हैं। पहला जो हिम्मन पर्वत है ये स्वर्ण के जैसा है, दूसरा महाहिम्मन रजत के जैसा है, तीसरा तपे हुए सोने के जैसा है, फिर चौथा बैडूर्य मणि के समान है, फिर चांदी के समान और फिर सोने के समान है। इनके साइड भाग अपन ने पिछली कक्षा में पढ़े थे कि ये इनके जो साइड भाग हैं, दोनों पार्श्व भाग हैं, ये विभिन्न प्रकार की मणियों से खचित हैं और ये पहाड़ नुमा आकृति ना होकर के इनकी आकृति दीवाल नुमा होती है, अर्थात ऊपर, मध्य में और नीचे ये समान विस्तार वाले होते हैं। इन पर्वतों के ऊपर अपन ने तालाब पढ़े थे कि इन पर्वतों के ऊपर तालाब होते हैं। उन तालाबों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि का विस्तार से अपन ने वर्णन पिछली कक्षा में समझा था। और उन तालाबों के मध्य में एक कमल पाया जाता है जो 1 योजन का होता है। तो अब जो पिछली कक्षा में हमने टीका से अपन ने ये जो 5-7 सूत्रों में वर्णन पढ़ा था, आज हम उसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और फिर उसके आगे का जो भी वर्णन, विशेष वर्णन है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखें, इस चित्र में आपको जम्बू द्वीप का चित्र हमने बनाया है। ये गोल जम्बू द्वीप है जिसके केंद्र पर ये हमको सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। अब इस जम्बू द्वीप में
6 पर्वत कैसे बनेंगे, 7 क्षेत्र कैसे बनेंगे, उन 6 पर्वतों पर 6 तालाब कैसे बनेंगे, उनकी लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, कमल का कैसा होगा, इसका विस्तार से वर्णन अपन अब चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखें, ये जो जम्बू द्वीप बनाया है, इस जम्बू द्वीप में पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा तक फैले हुए, तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा, ये अपनी हो गई पूर्व दिशा और ये हो जाएगी यहां पर पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हिमवन आदि पर्वत हैं। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। तो पहला हिमवन, फिर दूसरा ये महाहिमवन, फिर इधर ये तीसरा, फिर यहां से अपन बनाएंगे ये तीसरा निषद, फिर यहां से ये नील, फिर यहां ये रुक्मी और फिर यहां ये शिखरिन। इस प्रकार से ये जब 6 पर्वत हमारे बनेंगे तो इन 6 पर्वतों के माध्यम से ये 7 क्षेत्र बन गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, ये भरत, हेमवत, फिर ये हरि, फिर इधर विदेह, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत और फिर ऐरावत। इस प्रकार से ये 7 क्षेत्र हो गए। ये 6 पर्वत हो गए, इधर हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। अब अपन ने इसमें एक संरचना पढ़ी थी कि इन पर्वतों के ऊपर तालाब बने हुए हैं। तो हिमवन पर्वत के ऊपर क्रमशः तालाब कौन सा बनेगा, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। तो इधर हिमवन पर्वत पर बनेगा पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। तो ऐसे ये 6 तालाब बनेंगे। अब इनको बनाना कैसे है, तब अपन ने ये बताया था, सूत्र में पढ़ा था, प्रथमो योजन सहस्राया मस्त दर्द विस्कम्भो हृदय। जो पहला तालाब है वो आयाम कितना है, 1000 योजन। अब देखें, आयाम का मतलब यहां लंबाई में बनाना है। ये जो पर्वत हैं, ये जैसे अपन ने द्वीप समुद्रों का विस्तार देखा है कि एक द्वीप से दूसरा समुद्र जो आएगा वो दुगना विस्तार है, समुद्र से फिर पर्वत का समुद्र से फिर द्वीप का दुगना विस्तार है, द्वीप से पुनः समुद्र का दुगना विस्तार है। इसी तरह से यहां पर भी जब अपन आगे सूत्रों में पढ़ेंगे तो ये जो भरत क्षेत्र की यहां से यहां तक ये लंबाई आएगी। ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई है 526 सही 6/19 योजन। यहां से लेकर के यहां तक नीचे तक ये लंबाई है 526 सही 6/19। अब जितना ये भरत क्षेत्र का विस्तार है, इससे दुगना विस्तार इस पर्वत का है। हम सभी क्या कर रहे हैं, ये जो चित्र बना रहे हैं ये वास्तविक चित्र नहीं है, ये गलत चित्र है। सही चित्र कैसे बनेगा, जो हमने यहाँ एक पतली सी लाइन हिमवन पर्वत की खींच दी है, ये हिमवन पर्वत इतनी पतली लाइन का नहीं है। ये जितना विस्तार हम यहां से यहां तक भरत क्षेत्र का कर रहे हैं, इससे दुगना विस्तार लेकर के ये पंक्ति बनेगी, लाइन खींचेगी, ये पर्वत है। फिर जितना ये पर्वत होगा उससे दुगना विस्तार इस क्षेत्र का होगा, फिर जितना ये होगा उससे दुगना विस्तार इस पर्वत का होगा। तो ये क्षेत्र और पर्वत भी आपस में दुगने दुगने विस्तार के हैं। कहां तक, इस विदेह क्षेत्र तक। तो यहां जो ये 526 सही 6/19 है, इस हिमवन पर्वत का जो विस्तार होगा, चौड़ाई होगी, वो कितनी हो जाएगी, ये 526 है तो वो 1052 हो जाएगी, 1052 योजन, और 12 सही 12/19 अलग आ जाएगा। तो यहां पर जब ये इसकी चौड़ाई, जो मान लो ये पर्वत है और इस पर्वत की चौड़ाई इस प्रकार से बनाएंगे हम, तो ये यहां से यहां तक कितना चौड़ा हो गया, 1052, और यहां से यहां तक कितना है, ये इसका विस्तार अपन को ग्रंथों में पढ़ने को मिल जाएगा। ये भी लगभग 16,000 या ऐसा कुछ योजन का आएगा, क्योंकि यहां जो मध्य में यहां से यहां तक विस्तार है ये 1,00,000 योजन का है। जब मध्य में 1,00,000 योजन है तो ये घटते 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 यहां तक ये हिमवन पर्वत ये लगभग 16,000 विस्तार बचता है। तो ये इसकी लंबाई तो होगी लगभग 16,000 योजन की, लगभग बता रहे हैं, ग्रंथों में इसका वास्तविक प्रमाण मिल जाएगा।
तो ये लंबाई 16,000 और इसकी चौड़ाई है 1052 योजन। अब जब 1052 योजन की चौड़ाई है तो इसमें हमें 500 योजन चौड़ा और 1000 योजन लंबा ये तालाब बनाना है। ये तालाब कौन सा? पहला तालाब जो बनेगा पद्म तालाब। पद्म तालाब की लंबाई कितनी? 1000 योजन। तो ये 1000 किसमें आएगी? 16,000 योजन की जो लंबाई है उसमें से बिल्कुल मध्य में 1000 योजन लंबा बनेगा। चौड़ाई कितनी है? जितनी लंबाई है उसकी आधी चौड़ाई है। तो 1000 योजन लंबा है तो 500 योजन चौड़ा होगा। तो ये 500 योजन की चौड़ाई कहां से आएगी? इस पर्वत की चौड़ाई है 1052। तो 1052 में से 500 ही लेना है अपन को। कई लोगों को ये जिज्ञासा होती है कि जब पर्वत की चौड़ाई इतनी है ही नहीं तो पर्वत पर 500 योजन चौड़ा कैसे ये तालाब बन जाएगा? तो पर्वत की जो चौड़ाई है इस भरत क्षेत्र से दुगनी है। भरत क्षेत्र 526 सही 6/19 है, तो इस पर्वत की चौड़ाई 1052 सही 12/19 योजन हो जाएगी। और जब 1052 है तो उसमें से 500 योजन चौड़ा अपन को ये तालाब बनाना है। तो पहला जो पद्म तालाब बनेगा, इस पद्म तालाब की लंबाई हो गई 1000 योजन। लंबाई कितनी हो जाएगी? 1000 योजन। तो ये 1000 योजन लंबा और चौड़ाई कितनी है इसकी? 500 योजन। ये 500 योजन चौड़ा। अब इसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई अपन ने देखी थी 10 योजनावगाहा। 10 योजन इसकी गहराई है। तो पहला जो तालाब बनाया है, पहले तालाब की लंबाई 1000, चौड़ाई 500, गहराई 10 और इसमें जो कमल बनेगा वो कमल कितना है? 1 योजन का। यहां बीचों बीच यहां ये एक कमल बनेगा। इस कमल की चौड़ाई लंबाई कितनी है? 1 योजन की। फिर अपन ने सूत्र पढ़ा तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा। अब इससे दुगना दुगना विस्तार करना है। यदि ए 1000 का है तो अब यहां पर जो तालाब बनेगा ये तालाब थोड़ा सा अपन बड़ा बनाएंगे। ये 2000 योजन का हो गया। तो इसकी लंबाई 2000। अब इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 1000 और इसकी गहराई कितनी होगी? 20। ठीक है। और इस 20 योजन में अब जो गहराई है उस गहराई में 1 योजन का इधर कमल था तो यहां पर 2 योजन का कमल बनेगा। यहां 2 योजन का कमल। अब इसके ऊपर फिर आगे बढ़ेंगे अपन निषद पर्वत। तो निषद पर्वत पर अपना बनेगा जो तालाब वो कितना बनेगा? और बड़ा हो जाएगा। ये 4000 योजन इसकी लंबाई होगी और 2000 योजन इसकी चौड़ाई होगी। इसमें 40 योजन गहराई होगी और यहां जो कमल बनेगा ये 4 योजन का इधर ये कमल बनेगा। तो इस प्रकार से ये अपन को पद्म, महापद्म, तिगिंच। अब क्या करना है? ये यहीं तक लेना है। इसके ऊपर समान विस्तार आएगा। जैसे यहां पर 4000 है तो यहां पर भी ये 4000 योजन का बनेगा। फिर यहां पर ये 2000 योजन का बनेगा। फिर यहां पर ये 1000 योजन और 500 योजन की चौड़ाई। तो इस प्रकार से ये अपने 6 तालाब इसमें बनेंगे। क्लियर हो गया होगा। जो अपन ने पिछली कक्षा में 5-6 सूत्र पढ़े थे उनकी टीका वो देखा था कि पहला जो पद्म तालाब है इसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन। तो इस महापद्म की दुगनी कर देंगे तो 2000 लंबाई, 1000 चौड़ाई। फिर आगे तिगिंच में जाएंगे तो और दुगनी हो जाएगी, 4000 लंबाई, 2000 चौड़ाई। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो केसरी जो तालाब है इसकी लंबाई तिगिंच के बराबर होगी। यहां तिगिंच की 4000 है तो ये भी 4000 योजन इसकी लंबाई होगी। ये 2000 योजन होगी। ये 40 योजन गहरा होगा। यहां पर इसकी चौड़ाई 1000 योजन होगी। यहां ये 2000 योजन लंबाई होगी और 20 योजन गहरा होगा। ये पहला जो तालाब रहेगा इधर अंतिम तालाब। तो अंतिम तालाब पहले तालाब के बराबर होगा। 500 योजन चौड़ाई, 1000 योजन लंबाई, 10 योजन गहराई और 1 योजन का कमल। इस प्रकार से ये स्थिति इसकी बनेगी। अब इन कमलों में क्या है? ये जो अपन कमल देख रहे हैं 1 योजन का, ये कमल मुख्य कमल है। ऐसे कमल कितने हैं? ऐसे कमल उसमें हजारों हैं। जैसे जो पद्म तालाब है, पद्म तालाब में 1,40,000 संभवतः 116 कमल होते हैं। 1,40,116 कमल हैं। किसमें? इस पद्म तालाब में। तो अपन जो बात कर रहे हैं कि 1 योजन का कमल है ये मुख्य कमल है।
इसके परिवार कमल कितने हैं? 1,40,116। फिर इसके और डबल डबल होते जाएंगे, जितना बड़ा तालाब, अब इधर 140 116 है तो उधर 280 232 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये बढ़ेगा। तो अब ये जो मुख्य कमल है, ये मुख्य कमल में क्या है? इस मुख्य कमल की जो अपन ने कर्णिका देखी थी, हमने बताया था 1 योजन का कमल है। तो 1 योजन के कमल में मुख्य जो कर्णिका बनेगी, ये बनेगी अपनी 2 कोस की, यहां से लेकर यहां तक। और यहां से ये जो पत्ती बनेगी इसकी, इस प्रकार से यदि इसकी अपन पत्ती बनाएंगे तो ये जो पत्ती बनेगी, यहां से ये जो विस्तार आएगा ये 1 कोस, और यहां से ये जो विस्तार आएगा ये 1 कोस। तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो विस्तार इसका बना है ये 4 कोस का हो गया। अब यहां पर जो इसकी ये नीचे नाल आएगी, ये नाल कितनी है? 2 कोस की। और यहां से ये जो पत्ते की मोटाई है, जितना यहां से, अब ये जो पत्ते की ऊंचाई जो आ गई, ये ऊंचाई भी यहां तक 2 कोस। तो 2 कोस इधर, 2 कोस इधर, ये 2 कोस 1 कोस 1 कोस। तो ये 4x4 का एक बॉक्स बनेगा, इसमें ये पत्तियां बनेंगी, कमल बनेगा। तो ये जो 4x4 का बनाया, मतलब 1 योजन बाई 1 योजन का कमल बनेगा। तो ये कमल जो है, अब इसकी जो ये कर्णिका है, ये 2 कोस की कर्णिका है। इस बीच कर्णिका में ये जो कमल है, ये सामान्य कमल नहीं है वनस्पति कायक का, ये पृथ्वी कायक का कमल है, पत्थर का बना हुआ है। अब जब पत्थर का बना हुआ है तो इस 2 कोस के बीच में एक महल बनेगा, और उस महल में देवियां निवास करती हैं। तो वो महल कितनी ऊंचाई का होगा, महल की चौड़ाई कितनी होगी, उसमें कौन सी देवी रहती है, उस देवी की आयु कितनी होती है, वो देवी किनके साथ रहती है, अब इस सब का वर्णन अगले सूत्र में आएगा। तो यह यहां तक अपन समझ गए होंगे। इसका एक चार्ट बनेगा, वो चार्ट अपन को बनाना होगा। जैसे पहले अपन लिखेंगे पर्वत का नाम, पर्वत के ऊपर तालाब का नाम, उस तालाब के बाद उसकी लंबाई, फिर उसकी चौड़ाई, फिर उसकी गहराई, फिर उसमें कमल, फिर उस कमल की संख्या, फिर इत्यादि प्रकार से 5-7 कॉलम जो अपने बनेंगे, उन कॉलम को अपन लिखते जाएंगे। तो एक टेबल या एक चार्ट अपना तैयार हो जाएगा। जब ये इसका प्रसंग पूरा होगा तब ये चार्ट आपको हम बनवा देंगे कि कैसे इसका चार्ट बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो पर्वत, तो पर्वत कौन सा हो गया? हिमवन पर्वत। हिमवन पर्वत पर तालाब कौन सा होगा? पद्म तालाब। पद्म तालाब की लंबाई 1000 योजन, इसकी चौड़ाई 500 योजन, इसकी गहराई 10 योजन, इसमें कमल 1 योजन का, और इसके कमलों की संख्या कितनी हो गई? 1,40,116। फिर इसमें कौन सी देवी निवास करेगी? श्री देवी। श्री देवी का जो महल होगा, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये सारा वर्णन इसमें आएगा। तो ये अपन उसका चार्ट एक पूरा बनाएंगे। अब आगे टीका से देखते हैं इसमें और किस तरह का वर्णन कर रहे हैं। आइए देखें पेज नंबर 162, सूत्र नंबर 19। अपन ने 18 सूत्रों तक देख लिया था, अब 19वां सूत्र अपन को देखना है, उत्थान का 402। यहां बता रहे हैं तत्निवासिनी नाम देवी नाम संज्ञा जीवित परिवार प्रतिपादनार्थम आह। यहां लिख रहे हैं तत्निवासिनी नाम। इसके पहले इन्होंने तालाब का वर्णन किया था, और उन तालाब में योजनम पुष्करम, तन्मध्य योजनम पुष्करम, पुष्कर यानी कमल है। अब उस कमल में क्या है? तो लिख रहे हैं तत्निवासिनी नाम, उस कमल में रहने वाली देवी नाम, जो देवियां रहती हैं उन देवियों का संज्ञा यानी नाम, जीवित, जीवित का मतलब उनकी आयु, और परिवार प्रतिपादनार्थम, और उनके परिवार में कौन कौन रहता है इसका वर्णन करने के लिए अगला सूत्र कह रहे हैं। तो अगले सूत्र में किस चीज का वर्णन आएगा? वो जो कमल बताए हैं उन कमल में कौन रहता है, उस देवी का नाम क्या है, उसकी आयु क्या है, और वो किसके साथ रहती है, ये सारा वर्णन इसमें आएगा। उच्चारण करें सूत्र नंबर 19। तन्निवासिन्यो, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः। फिर से देखें, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः, पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिसत्काः, ससामानिक परिसत्काः।
फिर से देखें, तन्निवासिन्यो देव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिसत्काः। यहां बता रहे हैं तत्निवासिन्यः, तत् यानी उन कमलों में, निवासिन्यः निवास करती हैं। कौन? देव्यः यानी देवियां। कौन कौन सी देवी? श्री। अब ये देवी शब्द सभी में लगाएंगे। तालाब कितने थे? 6। कौन कौन से? पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। अब इन 6 तालाबों में क्रमशः देवियां बता रहे हैं। श्री देवी, ह्री देवी, धृति देवी, कीर्ति देवी, बुद्धि देवी और लक्ष्मी देवी। तो ये क्रम से लगाना है। पद्म तालाब में कौन सी देवी रहेगी? श्री देवी। महापद्म में ह्री देवी, फिर तिगिंच में धृति देवी, फिर तिगिंच के बाद केसरी कीर्ति देवी, फिर महापुंडरीक बुद्धि देवी और पुंडरीक में लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। ये देवियों के नाम हो गए। अब इनकी आयु कितनी है? तो पल्योपमस्थितयः, ये एक पल्य की उपमा वाली स्थिति यानी आयु वाली होती है। एक पल्य की उपमा, पल्य का वास्तविक प्रमाण अपन को नहीं पता है, ना हम जान सकते हैं। ये असंख्यात वर्षों का होता है। तो एक पल्य कितना होता है उसका प्रमाण आगे बताएंगे कि ये एक उपमा दी गई है। बस उस उपमा प्रमाण से जानना है कि जितना समय उस एक पल्य के क्रिया में लग जाएगा, जो एक बाल डालेंगे 100 वर्ष में निकालेंगे, तो जितना समय लगेगा बस उतना एक पल्य होता है। इसको अंदाजे से लगाना पड़ता है। तो एक पल्य की आयु वाली है। और किसके साथ रहते हैं? ससामानिक परिसत्काः, सामानिक और पारिषद जाति के जो देव होते हैं उन देवों के साथ निवास करती हैं। जब हम चतुर्थ अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें देवताओं के 10 भेद किए जाएंगे। इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषय। तो ऐसे जब 10 भेद करेंगे तो उन 10 भेदों में सामानिक और पारिषद जाति के देव होते हैं। सामानिक उसे कहते हैं जिनका ऐश्वर्य, जिनका वैभव सब कुछ इंद्रों के समान होता है, लेकिन बस अंतर क्या है? इंद्र की आज्ञा चलती है और इसकी आज्ञा नहीं चलती। सामानिक जाति के जो देव होते हैं इनका वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ बिल्कुल बराबर है, लेकिन आज्ञा किसकी चलेगी? आज्ञा इंद्र की चलेगी। सामानिक जाति के देवों की आज्ञा नहीं चलती। ये किसके समान होते हैं? ये पिता के तुल्य होते हैं। जैसे अभी अपने मध्य लोक में माता पिता होते हैं या गुरुजन होते हैं या पढ़ाने वाले कोई हमारे उपाध्याय हैं, तो उनके समान ये सामानिक जाति के देव होते हैं। जैसा सम्मान हम अपने पिताजी को या गुरुजी को या पढ़ाने वाले शिक्षक को देते हैं, उसी प्रकार का सम्मान इनको दिया जाता है। तो ये जितनी देवियां हैं, ये देवियां इन सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं। अब इसकी अपन टीका देखेंगे। टीका देखें 403 नंबर की उत्थान का। तेषु पुष्करेषु कर्णिका मध्य देश निवेशिनः शरद विमल पूर्ण चंद्र द्युतिहराः क्रोशायामः क्रोशार्ध विष्कंभा देशोन क्रोशोत्सेधाः प्रसादाः। यहां बता रहे हैं तेषु पुष्करेषु। अब अपन ने क्या देख लिया? पहले तालाब देख लिया, तालाब के अंदर कमल देख लिया। अब कमल की जो कर्णिका है 2 कोस की, उस 2 कोस की कर्णिका पर क्या है? तेषु पुष्करेषु, उन कमलों में। कर्णिका मध्य देश निवेशिनः, कर्णिका जो बनी है उसके मध्य देश यानी बीचों बीच निवेशिनः स्थित है। क्या स्थित है? शरद विमल पूर्ण चंद्र द्युतिहराः। शरद, शरद यानी शरद ऋतु, और शरद ऋतु में जो निर्मल पूर्ण चंद्र, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है जिसको हम शरद पूर्णिमा कहते हैं, तो शरद पूर्णिमा के दिन चांद जो निकलता है उसकी कांति सर्वाधिक उज्जवल होती है, सर्वाधिक निर्मल होती है। तो उस कांति को भी हरने वाला, मतलब वो पूर्णिमा की जो चांद की कांति है वो कांति भी फीकी पड़ जाए, ऐसे सफेद बिल्कुल व्हाइट मार्बल जैसे, जिसको हम कहें कि व्हाइट मार्बल में कोई महल बना हो, तो ऐसे महल उनके बने हुए हैं। वो महल कैसे हैं? क्रोश आयामः, 1 कोस लंबाई वाले हैं। क्रोश यानी कोस और आयाम का मतलब लंबाई। क्रोशार्ध विष्कंभा,
क्रोश अर्ध यानी आधा कोस, विस्कंभ यानी चौड़ाई वाले, और देशोन क्रोश उत्सेदा, देशोन यानी 1/4 कम कर दें अपन तो पौन कोस की ऊंचाई वाले, प्रासादा यानी महल बने हुए हैं। क्या बता रहे हैं, जो कमल है उस कमल में जो बीचों बीच कर्णिका है, उस कर्णिका में सफेद रंग के बिल्कुल महल बने हुए हैं। वो सफेद कैसे हैं, उज्जवल कांति, जैसे चंद्रमा की जो शरद ऋतु के पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उसकी भी कांति को हरने वाले, ऐसे 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और पौन कोस ऊंचे, ऐसे प्रसादा यानी महल बने हुए हैं। तेषु निवसन्ति इति एवं शीला तत्निवासिन्यः, तत्निवासिन्यः का मतलब क्या है, तेषु निवसन्ति उनमें रहती हैं, एवं शीला ऐसा जिनका स्वभाव है, उनमें रहने का जिनका स्वभाव है उसको बोलते हैं तत्निवासिन्यः या तन्निवासिन्यः। देव्यः देवियां रहती हैं, कौन कौन सी, श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, संगिका, तेषु पद्मादिषु यथाक्रमम वेदितव्या। तेषु मतलब उन, पद्म आदिषु, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरी, पुंडरी, ऐसे ये 6 तालाब हैं, तो इनमें 6 में क्रमशः श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ऐसे क्रमशः यथाक्रमम वेदितव्या, क्रम से जानना चाहिए। पल्योपमस्थितया, ये जो पल्योपमस्थितया शब्द दिया है, इति अनेन आयुषः प्रमाणम उक्तम, इस शब्द से उनकी आयु का प्रमाण कहा गया है कि इनकी आयु कितनी होती है, इनकी आयु 1 पल्य की होती है। समाने स्थाने भवाः सामानिकाः, जो समान स्थान में उत्पन्न होते हैं उनको हम सामानिक कहते हैं। समान स्थान का मतलब जो इंद्रों के समान होते हैं, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, उनका सब कुछ इंद्रों के समान है, लेकिन इंद्र की आज्ञा चलती है, इनकी आज्ञा नहीं चलती, बस इस तरह से समझना चाहिए। तो ये सामानिक हो गए। सामानिकाश्च परिषदश्च सामानिक परिषदाः, जब सामानिक और परिषद ये 2 प्रकार के देवों का हम समास करेंगे, मिलाएंगे, तो ये जो 2 पद अलग अलग थे इनका जब समास किया तो एक पद बन गया सामानिक परिषदाः। सह सामानिक परिषद भी वर्तन्ते इति ससामानिक परिषद का। अब जो देवियां इन सामानिक और परिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं, इसलिए सह शब्द के साथ जब इस शब्द का समास किया तो शब्द बन गया ससामानिक परिषद का। स शब्द जोड़ दिया, जोड़ना था सह यानी एक साथ रहना, तो सह शब्द से अब क्या बन गया, ससामानिक परिषद का। तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु प्रासादानाम उपरि सामानिकाः परिषदश्च वसन्ति। ये जो देवियां हैं इन देवों के साथ निवास करती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इस जो मुख्य कमल बनाया है, इस मुख्य कमल में जो महल बनाया है, इसी महल में ये देवियां भी रहती हैं और ये देव भी रहते हैं। नहीं, देवियां इस मुख्य कमल में रहेंगी और इनके जो परिवार कमल बताए हैं, परिवार कमल कितना है, 1,40,116 कमल। तो ये जो 1,40,116 कमल बने हैं, इन कमलों में ये सामानिक और परिषद जाति के देव रहते हैं। मुख्य कमल में देवी रहेगी और जो परिवार कमल है उन परिवार कमलों में सामानिक और परिषद जाति के देव रहते हैं। क्या लिखा, तस्य पद्मस्य परिवार पद्मेषु, उस तस्य पद्मस्य, ये जो पद्म बना है, ये जो तालाब या कमल बना है, इस कमल के परिवार पद्मेषु, परिवार के जितने और कमल बने हैं उन कमलों में प्रसादानाम उपरि, उन कमलों में भी महल बने हुए हैं। वो कमल ऐसे ही नहीं है, जैसे इस मुख्य कमल में महल बना है, ऐसे ही अन्य जितने 1,40,000 ये जो कमल हैं, इन कमलों में भी बीच में महल बने हैं और उन महलों में सामानिक पारिषदश्च वसंती, सामानिक और पारिषद जाति के देव रहते हैं। ये मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये व्यंतरी देवियां होती हैं। ये जो देवियां हैं 4 प्रकार के निकाय होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये व्यंतर जाति की देवियां होती हैं। लेकिन ये ऊपर जो सौधर्म और ईशान स्वर्ग हैं, तो सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र हैं, इनकी आज्ञाकारिणी होती हैं। अर्थात सौधर्म और ईशान स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनकी आज्ञा में ये चलती हैं।
कई लोग ये कहते हैं कि ये कुमारी देवियां हैं। जब पंचकल्याणक आदि होते हैं तो उनमें अष्ट कुमारियां या 56 कुमारी देवी बुलाई जाती हैं, वो आती हैं और माता की सेवा करती हैं। तो जो अष्ट कुमारी या 56 कुमारी हैं, तो कुमारी शब्द लगने से ये कुमारी नहीं है। जितनी भी देवियां या देव रहते हैं ये किसी ना किसी देव के या देवी के नियोगी होते हैं, इनका भी आपसी संबंध होता है। ये कोई भी देव कुमारा नहीं हो सकता और कोई भी देवी भी कुमारी नहीं हो सकती। फिर इनको कुमारी क्यों कहते हैं? ये कुमारी इसलिए कहते हैं कि जैसे असुर कुमार, जब भवनवासी देवों के भेद किए गए तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, इन सभी देवों में कुमार शब्द लगाया गया। कुमार शब्द का मतलब है कि यौवन अवस्था में जैसे हम लोगों का मन क्रीड़ा करने का होता है, मन चंचल होता है, इसी प्रकार से इन देवों का मन भी चंचल होता है। तो यहां पर भी जो कुमारी शब्द लगाया गया है तो ये देवियों के उस स्वरूप को बताने के लिए है, ना कि ये देवियां कुमारी हैं। कुमारी का मतलब ये किसी ना किसी इन देवियों का कोई ना कोई भर्ता जरूर है, कोई ना कोई स्वामी देव जरूर होगा। कोई भी देवी बिना किसी स्वामी देव के उत्पन्न नहीं होगी। जब देवियों की उत्पत्ति होती है तो उस जिस देव की ये नियोगिनी है उस देव के अपने आप संकेत मिलते हैं और वह देव उनको जाकर के ले आता है। तो ये देवियां कुमारी नहीं है, अर्थात अकेली नहीं रहती हैं, इनका कोई ना कोई नियोगी देव रहता है। तो ये देवियां आती हैं जो अपने पंचकल्याणक में गर्भ कल्याणक आदि की क्रियाएं होती हैं, गर्भ शोधन की क्रियाएं हैं, माता की सेवा करने की जो भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में ये अष्टकुमारी देवी और कुछ 56 कुमारी देवी। तो अष्टकुमारी में 6 तो यही हो जाती हैं, श्री, हिरी, धृति, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी। कुछ 2 नाम और कहे जाते हैं, तुष्टि और पुष्टि। कुछ 56 कुमारी देवियों में जो अपन 11वें और 13वें नंबर का द्वीप पढ़ेंगे, ये तो हो गया पहले नंबर का द्वीप जम्बू द्वीप, 13वें और 11वें नंबर का जो कुंडलवर और रुचिकवर द्वीप है, इन द्वीपों के बीच में एक पर्वत है, कुंडलवर पर्वत, रुचिकवर पर्वत। इन पर्वतों के चारों कोनों पर 4 कूट बने हुए हैं। उन कूटों में कई प्रकार की देवियां निवास करती हैं। तो कुछ वो देवियां भी यहां पर आती हैं। इस प्रकार से कुछ आगम में वर्णन मिलता है। बाकी ये जो कहा गया है कि ये जो कुमारी हैं तो ये कुमारी नहीं है, ये किसी न किसी देव की नियोगी होती हैं। बस इनकी चंचलता के कारण से या इनकी यौवन अवस्था के कारण से इनको कुमारी शब्द लगाया जाता है। तो ये अपन को इसमें समझना चाहिए। आज की कक्षा में अपन ने बहुत कुछ ये समझ लिया चित्र के माध्यम से। पर्वत, पर्वतों पर तालाब कैसे बनेंगे, तालाबों में कमल कैसे बनेगा, कमल में महल कैसे बनेगा और महल में कौन निवास करेगा, ये अपन ने समझ लिया। पहला जो तालाब पर्वत बना ये हिम्मन पर्वत, हिम्मन पर्वत पर पद्म तालाब, पद्म तालाब की लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन, गहराई 10 योजन, 1 योजन का कमल और 1 योजन के कमल में 1 कोस का महल, 1 कोस लंबाई, आधा कोस चौड़ाई और 1 कोस ऊंचाई। 1 कोस कितना होता है? 1 कोस 2000 धनुष का होता है। तो 2000 धनुष की लंबाई होगी, 1000 धनुष की चौड़ाई होगी और 1500 धनुष की ऊंचाई होगी। 1 कोस मतलब 1500 धनुष। तो 2000 धनुष लंबा, 1000 धनुष चौड़ा और 1500 धनुष ऊंचा महल बनेगा। उस महल में ये देवी निवास करेगी। अब जैसे जैसे पद्म तालाब हो गया, महापद्म में जाएंगे तो ये उसी प्रकार से विस्तार इधर बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1000 लंबाई थी तो यहाँ 2000 लंबाई हो गई, यहाँ 500 चौड़ाई थी तो यहाँ 1000 योजन चौड़ाई हो गई, यहाँ 10 योजन की गहराई थी तो यहाँ 20 योजन की गहराई हो जाएगी, यहाँ 1 योजन का कमल था तो यहाँ 2 योजन का कमल हो जाएगा। यहाँ पर कमलों की संख्या 1,40,116 है तो वहां पर 2,80,332 हो जाएगी। यहाँ पर जो महल बना है वो 1 कोस का है तो वहां पर 2 कोस का होगा। इसकी महल की चौड़ाई आधा कोस थी तो वहां पर पूरी 1 कोस हो जाएगी। इस प्रकार से ये डबल डबल करना है। कहां तक करना है? तिगिंच तालाब तक। फिर केसरी तालाब से बिल्कुल पुनः जैसा यहाँ दक्षिण दिशा में है वैसा ही उत्तर दिशा में होगा। इस प्रकार से अपन को समझना है। अब इन तालाबों से क्या होगा? ये तालाब से नदियां निकलेंगी। वो नदियां कैसे निकलेंगी, कौन से क्षेत्र में बहेंगी, इसको अपन चित्र के माध्यम से और टीका से
कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी लोग चित्र बना करके इसका अभ्यास करें, आगे और थोड़ा सा कठिन होता जाएगा जिसको अपन आगे की कक्षाओं में समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।